हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी 2024 और फेज 1 में अगर आपको क्वांट सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितनी आप मेहनत करते हैं, तो मे बी शायद आप कुछ गलत डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को लाइन अप करने के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 चीट कोड्स। अब चीट कोड से यहां पे मतलब मैं कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं डिस्कस करूंगा कि जिससे आप 1 सेकंड में किसी पानी के गिलास में घोल के पिएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप इसी चाहत में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर दीजिए। लेकिन जिन बच्चों को क्वांट में दिक्कत आ रही है, जो सीरियस एस्पिरेंट है और उनका लगता है कि शायद मैं अपना एफर्ट गलत डायरेक्शन में तो नहीं डाल रहा, या उसको थोड़ा सा लाइन अप करके मैं चीजों को बहुत आसान और स्मूथ बना सकता हूं, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा, आई विल इंश्योर यू। चलिए नाउ तो बात करते हैं कि वो जो 5 चीट कोड्स हैं वो कौन से होंगे, बारी बारी से 1 बाय 1, और इनको लिख लीजिएगा। अगर आपने इनको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ही होगी, आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीट कोड है दैट इज सेट योर टारगेट स्कोर। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, ठीक है। अभी आरबीआई ग्रेड बी 2023 का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले और बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी हमने देखी। बहुत से लोगों की एक जो कॉमन वो बोलते हैं ना मिस्टेक जो लोगों ने की, वो उनमें से एक मिस्टेक ये थी कि सर हमें 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता चला कि हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, कि जहां पे एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हम वहां तो लगा ही नहीं पा रहे क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, लेकिन जहां अननेसेसरी चीजें थी वहां पे हमने ज्यादा एनर्जी डाल दी शायद, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिला और 2-3 साल भी खराब हो गए, ठीक है। तो ये चीट कोड्स आपको समझाएंगे कि आपको सही डायरेक्शन में कहां कितनी एनर्जी डालनी है। तो पहला जो है वो ये कि आपको अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करना है। क्यों निर्धारित करना है? बहुत बार क्या होता है कि हम उठाते हैं और कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्वांट की कोई बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, हमने देखा ही नहीं। हमें पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 30 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। भैया इतना दिमाग लगाओ ना, आपके पास 25 मिनट है सिर्फ पेपर में, ठीक है। तो इन 25 मिनट में 30 क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं पाओगे, पढ़ने की भी के लिए भी टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर क्या करना है? आपको यह देखना है कि पिछले 5 साल में, पहली चीज तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो, ठीक है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मैं देखूं पिछले 5-6 सालों में यहां से जो सेक्शनल कट ऑफ है क्वांट की, वो 7.5 से अबव कभी गई ही नहीं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि पिछले 2-3 सालों में जो ओवरऑल कट ऑफ है फेज 1 की, वो भी 60 के अराउंड है। तो यानी कि आपको यहां से 20-30 मार्क्स स्कोर नहीं करना, तो आपको अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करना है कि मैं मैक्सिमम 10 मार्क्स ही स्कोर करूंगा, सिर्फ मैक्सिमम 10 मार्क्स। वो भी जिनका क्वांट अच्छा है, जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, जिनको लगता है कि क्वांट मेरे लिए ठीक ठाक है, वो अपना स्कोर 6-7 टारगेट करें। क्योंकि मैं बोलूंगा कि कट ऑफ 4.5 ही है पिछले साल तो इतना ही, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो हमें एक सेफर साइड पे खेलना चाहिए। तो जिनका वीक है वो 6-7 टारगेट रखें, और जिनका थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जिनको ये है, वो कम से कम 10 टारगेट जरूर करें। इसलिए गलत डायरेक्शन में मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लिमिटेड टाइम देना, अच्छा पढ़ना है, कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो और टारगेट स्कोर पे काम करो, ठीक है। दूसरा कोड क्या है कि 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस मस्ट है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो शायद आपको पछताना पड़े। क्यों पछताना पड़े? क्योंकि ये आपको एक आइडिया देंगे, पिछले 5 साल के पेपर आपको आइडिया देंगे क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस का लेवल है। अगर ये सब चीजें आप नहीं जानते हो तो आप शायद गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो वो फिर अननेसेसरी चीजों पे एनर्जी वेस्ट करना हो जाएगा। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपके लिए फिर वो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया होता है आपके, ठीक है, आपको यहां पे मैं करके दे रहा हूं पिछले 6 साल के क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। पहली चीज तो ये, इससे आपको क्या आइडिया आएगा कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको 30 आउट ऑफ 30 नहीं करना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है एज पर दिस एनालिसिस, मैंने घर पे नहीं बनाया, इस एनालिसिस के बेस पे ये आपका सिलेबस है। और
फिर इसी एनालिसिस के बेस पे हमने ये चूज किया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में पढ़ें, इसी सीक्वेंस में सबसे पहले ये वाला टॉपिक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो मस्ट है, मस्ट। ठीक है, ये 6 टॉपिक मस्ट है अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को आराम से निकालना चाहते हैं। भरोसा क्या है, मेरी कही हुई बातों पे विश्वास मत करिए, मैंने तो मेहनत करके एक सेग्रीगेशन आपके लिए बना दिया, उस पर ट्रस्ट करिएगा। ठीक है, और उसके बाद इनमें से पढ़ लीजिए। और सीक्वेंस में अगर आप 6 टॉपिक के बाद पढ़ना चाहें तो 7वां टॉपिक ये पढ़िए, 8वां ये, 9वां ये और 10वां ये। इन 10 टॉपिक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि पेपर में आप 30 क्वेश्चन पढ़ भी पाए। सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों मेहनत करनी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है, कीप एन आई ऑन अपडेटेड पैटर्न। ठीक है, आप बहुत बेसिक पढ़ के चले गए पेपर के अंदर, अब आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ेंगे बिना बेसिक्स के तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ बेसिक्स काफी नहीं है। ठीक है, सिर्फ बेसिक ही पढ़ के चले गए और पेपर में जाके आप किसी क्वेश्चन को पढ़ने लगे और आपने देखा कि यार ऐसी चीज तो कभी पढ़ी नहीं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और कोई भी चीज सही डायरेक्शन में जाएगी। तो बेसिक जरूरी है, लेकिन बेसिक के साथ साथ अगर आपने अपडेटेड पैटर्न नहीं देखा क्वेश्चंस का, कि अगर नंबर सीरीज के सवाल आ रहे हैं तो किस पैटर्न पे आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पैटर्न पे आ रही है, डीआई क्या आ रहा है, अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक्स के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इन पैटर्न से अनजान होंगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चीट कोड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ डाल के और पी लेना और फिर अलग कहानी पलट जाएगी। चीट कोड का मतलब है कि पछताना ना पड़े बाद में। ठीक है, जो रिग्रेट वाला पेन है वो ना हो, कि शायद उस टाइम पे सोच समझ के चीजों को शुरू कर लेते तो आज सिचुएशन यहां तक ना आती। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। अब आप कहोगे सर ये कोई चीट कोड थोड़ा हुआ, प्रैक्टिस तो सबको पता है करनी है, कि मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आते हैं। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। आपको अच्छा सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम घंटों पढ़ते रहते हैं, एग्जीक्यूट कभी करते ही नहीं, एग्जीक्यूट करते ही नहीं, कभी मॉक टेस्ट आपने दिया ही नहीं, कभी सेक्शनल टेस्ट आपने दिया ही नहीं, तो बेनिफिट होगा ही नहीं। आपके हाथ पैर फूल जाने हैं पेपर में बैठ करके, यह हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। एक बार आपने सिलेबस पे अच्छी ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ ठीक ठाक अगर आपने कमांड बना ली तो उसके बाद वीक में कम से कम 1 या 2 टेस्ट जरूर दें, चाहे सेक्शनल दें, ठीक है, चाहे टॉपिक वाइज दें, चाहे फुल लेंथ टेस्ट दें, कम से कम 1-2 टेस्ट जरूर दें। और आपको हैबिट होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर के साथ, ऐसे स्क्रीन के साथ आपकी नजरें जुड़नी चाहिए। आपको पता हो कि किसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए दिक्कत नहीं हो रही है, कर्सर आगे पीछे ले जाना है कभी, और अगर उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आदत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सीखने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी। आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझिए, लेकिन आप अपने डेली टाइम टेबल के अंदर एक टेस्ट को जगह जरूर दें। किसी दिन रीजनिंग का, किसी दिन इंग्लिश का, किसी दिन करंट अफेयर, किसी दिन एफएम, किसी दिन ईएसआई। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बेस्ट यूज ऑफ 25 मिनट्स इन एग्जाम। जानते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, मैं बहुतों की कहानी जानता हूं, जिसने पढ़ा ठीक ठाक हुआ है, आता भी अच्छा है, लेकिन एग्जाम में नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इन 25 मिनट का बेस्ट यूज नहीं कर पाते। तो मैं आपको उन 25 मिनट का बेस्ट यूज बता रहा हूं, और ये चीज आप घर पे जब प्रैक्टिस करें तब भी लगाएं। हमेशा इस 25 मिनट को 2 पार्ट में ब्रेक करें। ठीक है, पहला पार्ट होगा 15 मिनट का और दूसरा पार्ट जो होगा वो 10 मिनट्स का होगा। ठीक है, बात समझ में आई? मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, इस पहले 15 मिनट के अंदर कभी भी डीआई का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं। ठीक है, 11 से 15 मिनट में कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन डीआई का आया, तुरंत जंप लगा दो 5 क्वेश्चन का, क्योंकि डीआई लेंदी होते हैं, यहां पे बहुत लेंदी होते हैं, और एक डीआई में फंस गए और वो सोल्व ना हुआ और 5-7 मिनट भी चले गए, दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है, यार मैं तो खुद एग्जाम का पार्ट रहा हूं, तो मैं फील कर सकता हूं वो चीज।
कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो डीआई। दूसरा, कभी भी ट्राई नहीं करना एग्जाम के अंदर। जैसे आपने देखा कि एक क्वेश्चन, जैसे सपोज बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन है और आपको पता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है कभी, डू नॉट ट्राई। ये मत सोचो कि ट्राई कर लेते हैं, क्या पता निकल जाए। ट्राई करना है, एंड में करिए, लेकिन शुरू के 15 मिनट ट्राई नहीं करना, ठीक है। यहां पे वो क्वेश्चन करने हैं जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन है वो करो, और उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो फिर डीआई पे आओ, ठीक है। तो ये चीजें करनी है यहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर, सपोज नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन है, 2 तो सोल्व हो गए और तीसरे से पूरा लड़ रहे हैं हम, नहीं, लड़ना नहीं है। अगर नहीं हो रहा छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। और लास्ट के 10 मिनट में ट्राई करें कि एक डीआई जरूर सोल्व करें आप, एक डीआई जरूर ट्राई करें। अगर आपने यहां 15 मिनट के अंदर, सपोज देखो 15 क्वेश्चन डीआई से आते हैं, वो तो सीधे ही छूट गए, 15 ही बचे। 15 क्वेश्चन में से सपोज आपने 6-7 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप सेफ हैं। अब आप एक डीआई ट्राई करें, क्योंकि अगर आपने 10-12 मिनट लगा के, 10-12 मिनट तो वर्स्ट केस है, तब भी एक डीआई सोल्व कर लिया तो 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके, और आपको लगता है कि मेरे बस का ही नहीं है तो फिर दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर लो। लेकिन यहां जो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, वो नहीं करना है। और ये चीजें आपको घर पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वरना भरोसा नहीं बनेगा पेपर वाले दिन। जब भी घर में मॉक टेस्ट दें, कोई भी सेक्शनल टेस्ट दें, घर पे लगाइए, और तब जाकर के आपको रिजल्ट जो है वो बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप अगर क्वांट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, या किसी भी सेक्शन को अपनी आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन में, तो हमारे 2 कोर्सेज आप लोगों के लिए हैं, एक गोल्ड पैक है और एक सिल्वर पैक है। गोल्ड पैक में आपको बिल्कुल डे 1 से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, सब चीजें मिलती हैं। और जो सिल्वर पैक है, इसके अंदर सिर्फ फेज 1 में सिर्फ जीए, फेज 2 इंटरव्यू सब हो रहेगा। आप इसके लिए जो हमारे कोर्सेज है, इनका सैंपल मटेरियल, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का, आइए इन कोर्सेज से जुड़िए। लेकिन कोर्स खरीदने से नहीं होगा, आप में जज्बा और मेहनत करने वाला गुण होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो हमारी टीम आपकी पूरा हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम की आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, तो ये एडिटअप आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक भी लेकर के आया है। इस गाइड बुक में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, जो आप घंटों रिसर्च के बाद निकालोगे, वो यहाँ आपको मिल जाती है एक ही जगह पे। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का लिंक। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे? इस गाइड बुक से। इसको डाउनलोड करो, ओपन करो, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे भी जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको एक सीख देगी कि आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उस मोड़ पे ना हो जहां आपको ये रियलाइज हो कि शायद तब अगर सही तरीके से कर लेता तो ना तो बहुत सारा समय जाता, ना बहुत सारा एफर्ट जाता, ठीक है। तो इस वीडियो से सीख लीजिए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी पे हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे जिस सब्जेक्ट को आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।